सदन में अमित शाह साहब एक नया बिल लेकर आए हैं। संविधान में फिर से संशोधन किया जा रहा है और इस संशोधन के साथ ही विपक्ष लगातार इसे एक नए तरीके से देखने पर मजबूर हो चला है। लेकिन विपक्ष इस तरीके से क्यों देख रहा है? यह जो नया संशोधन होगा जिसमें मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी यदि उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो, और यदि वो 30 दिन तक गिरफ्त में रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो उसके बाद 31वें दिन उनकी कुर्सी खत्म, उनकी पावर खत्म। आपको याद होगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी हालिया दिनों में मुख्यमंत्री रहते हुए, और अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी। हेमंत सोरेन हालांकि गिरफ्तार होने से पहले राजभवन पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं मौजूदा उस समय के तात्कालिक राज्यपाल झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, जो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें, और उसके बाद वो गिरफ्तार होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल 177 दिनों तक जेल के अंदर रहे और उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। बतौर मुख्यमंत्री ही वो जेल के अंदर रहे, उनको पूरा प्रोटोकॉल उसका मिला। इसके साथ ही साथ और भी कई ऐसे चेहरे हैं, मसलन सत्यन जैन हो, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था जब वो जेल गए थे। तो अब ये जो कानून है, इसकी गिरफ्त में कौन कौन आ सकते हैं, किन किन पे निशाना है? सिर्फ विपक्ष के लोग ही निशाने पर होंगे या फिर कि सत्ता पक्ष के साथी भी? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो नया कानून है उससे जुड़ी एक खबर है, वो खबर देख लीजिए। ये खबर आपको 2 लाइन में ये बता देती है कि अब मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होगा यदि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और 30 दिन वो जेल के अंदर रह जाते हैं तो। लेकिन अब इससे आगे बढ़िए, मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ खबरों की हेडलाइंस चलाता हूं और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हेडलाइन से पहले आपको जरा कुछ आंकड़े बताऊं। आपकी स्क्रीन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सबसे ज्यादा मुकदमे जो मुख्यमंत्रियों के ऊपर हैं उनमें ये सबसे ऊपर आते हैं और इनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं 82। इनमें आपराधिक धमकी के 34 मामले हैं, सार्वजनिक उत्पाद से संबंधित 25 मामले हैं। लेकिन इन 25 और 34 मामलों में बहुत कुछ नहीं है। जो सबसे ज्यादा खतरा है रेवंत रेड्डी को, वो इन मामलों में है धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी से संबंधित 2 मामले। ये 2 मामले दरअसल रेवंत रेड्डी के लिए गले की फांस बन सकते हैं और इसीलिए विपक्ष कह रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पे आते हैं आपराधिक मामलों में। इनके ऊपर कुल 47 मामले दर्ज हैं। अगर हम, ये 2024 का आंकड़ा है, अगर हम थोड़ा पीछे चलें 2023 तक चलें तो उस समय तक इनके ऊपर 57 मामले दर्ज थे। इनमें 11 गंभीर आईपीसी अपराध शामिल हैं और इनके ऊपर क्या क्या है? लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के 2 आरोप, चुनाव के दौरान झूठे बयान देने के 4 आरोप, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2 आरोप। इसके अतिरिक्त अपहरण, मानहानि, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने या उन्हें डराने धमकाने तरह सार्वजनिक शरारत के आरोप भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब ये तो हो गए रेवंत रेड्डी और उसके साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। लेकिन इसके अलावा सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी के रडार पे अभी भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जो इनकी पत्नी है उनको एक राहत दी थी, ईडी को डांट फटकार लगाई थी। सीजीआई बीआर गवई की बेंच थी, लेकिन ईडी है भाई, ईडी है तो जाहिर सी बात है कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिद्धारमैया वो भी रडार पर हैं। इसके अलावा डीके शिवकुमार के खिलाफ 19 आपराधिक केस हैं। ईडी सीबीआई का सिकंजा और गिरफ्तारी की तलवार इनके ऊपर लटकती रहती है। पहले भी क्या क्या हुआ है डीके शिवकुमार के साथ आपको पता है अच्छे से। अब ये तो हो गए विपक्ष के कुछ चेहरे। अभी मैं सीधे कह रहा हूं कुछ चेहरे, मैं हर चेहरे की बात नहीं कर रहा, मैं कई मंत्रियों की बात नहीं कर रहा विपक्ष की सरकारों में। ये सिर्फ कुछ चेहरे हैं बतौर मुख्यमंत्री या बतौर उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर टारगेट पे हैं फिलहाल, ये बात कही जा सकती है। लेकिन एक और नाम है और वो नाम भी अब सीधे रडार पे रहेगा, उसकी लगाम कसने की कोशिश की जाएगी। उपराष्ट्रपति पद की चुनाव के दरमियान जो दाव इंडिया अलायंस ने चला
बी सुदर्शन रेड्डी को लाकर खड़ा कर दिया, एक तेलुगु भाषी, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू उनके सांसद वो किस तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया था। सीपी राधाकृष्णन जो जिनकी जीत अब तक एक तरफा मानी जा रही थी, दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी के आने के बाद से उनकी एक तरफा जीत को चुनौती मिल गई थी। अब आपके स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की डिटेल्स हैं। उनके ऊपर 19 मामले दर्ज हैं, 19 मामले, और गंभीर आईपीसी आरोपों का अनुपात इसमें 32 है। हत्या के प्रयास के 2 आरोप हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाने तथा खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का 1 आरोप शामिल है। आपराधिक षड्यंत्र के 10 आरोप, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने के 3 आरोप और धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के आरोप भी हैं इनके ऊपर। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज का उपयोग करने के उद्देश्य से जालसाजी के 2 आरोप भी हैं। अन्य आरोपों के समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के 3 आरोप, घातक हथियार के साथ दंगा करने का 1 आरोप, आपराधिक धमकी के 6 आरोप और सार्वजनिक उपद्रव का 1 आरोप शामिल है। चंद्रबाबू नायडू भी रडार पर आ गए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। अब जरा सोचिए, ये हड़बड़ी क्यों, ये आनन फानन में ऐसा बिल क्यों? जाहिर सी बात है, रडार पर एक तरफ विपक्ष की कई सरकारें, कई नेता, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री तो हैं ही, क्योंकि ईडी कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। हमने इतिहास में इसका उदाहरण देखा है, अरविंद के मामले में देखा हो, मनीष सिसोदिया के मामले में देखा हो आपने, सत्यन जैन के मामले में देखा हो, या हेमंत सोरेन के मामले में देखा हो। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू पर भी लगाम कसने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यानी एक तरफ विपक्ष की सरकारों को परेशान किया जाए, तो दूसरी तरफ अपने जो साथ हैं, जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां दूर ना जाए, वो इधर उधर ना करें, इसकी कोशिश भी ये कही जा सकती है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।